हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे के द्वारा अलग अलग जोन में पूछे हुए क्वेश्चन से अलग अलग डिवीज़न में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रेलवे का कोई जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर एसएससी सीजीएल का सेंट्रल लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, तो इन तमाम तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एग्ज़ामों में, तो यही सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो झारखंड के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही जनरल साइंस के ज़्यादा पूछे जाते थे। ये वीडियो जो है जेटेट 2024 उसके बाद जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी, और जेएसएससी के द्वारा जो झारखंड फील्ड वर्कर की जो वैकेंसी लाई गई है, इन तमाम तरीके के जो झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। चलिए हम लोग फटाफट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप स्क्रीन में, ये रेलवे के द्वारा चेन्नई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1992 में। तो पहला क्वेश्चन है पोटेशियम का क्या कार्य है। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पोटेशियम जो है उसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है। तो पोटेशियम का जो कार्य है वो है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान को कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम जो है इसका जो मेन फंक्शन है, मेन कार्य है हृदय की धड़कन, ठीक है, हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करने का काम करती है पोटेशियम। दूसरा क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब अभिक्रिया करती है तो मांसपेशियों में क्या बनाया जाता है, मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके लैक्टिक एसिड बनाया जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है। देखते होंगे जो इंसान एक्सरसाइज करता है, जैसे रनिंग वगैरह किया, तो रनिंग करने के दौरान में क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, डिमांड ज़्यादा होता है लेकिन सप्लाई कम होता है, तो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, वो कम हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग रनिंग। तो ड्यूरिंग रनिंग जो होता है, ग्लूकोज क्या करता है, मांसपेशियों से अभिक्रिया करता है और लैक्टिक एसिड बनाता है, और यही लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग रनिंग, दौड़ने के दरमियान लैक्टिक एसिड की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, और इसी की बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी में एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। तो याद रखिएगा हमारे बॉडियों में जो है एक्सरसाइज के दौरान, रनिंग के बाद क्यों मांसपेशियों में दर्द होने लगती है, तो क्योंकि लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर कर क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। याद रखिएगा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, ऊपर दो क्वेश्चन पूछे जो गए थे वो ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति में पूछा गया था, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूछा गया था। अब पर पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। यानी बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज जो है जब अभिक्रिया करती है, ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी देती है और जल भी देती है और प्लस क्या देती है, एनर्जी देने का काम करती है ना। तो ये सारे जो है प्रोडक्ट बनता है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। तो
तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी प्राप्त होता है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो मैं एक बात बता दूं, उत्सर्जन किसे कहा जाता है। उत्सर्जन जो हमारी बॉडी में जो गंदे जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। और ये जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है किसी न किसी उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। जैसे मान के चलिए किडनी है, ह्यूमन में कौन सी है, किडनी है, जिसे वृक्क कहा जाता है। तो किडनी का काम क्या है, किडनी का जो काम है वो ब्लड से जो अशुद्धि होती है, गंदगी होती है, उसको इन फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर निकालने का काम करती है। तो वही उसी तरीके से एनेलिडा जो है उसमें उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, यानी कौन सा अंग के द्वारा उसका उत्सर्जन होता है। तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है ना, नेफ्रिडिया के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मूत्र का यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है। तो एक मैं बात बता दूं, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। फुल फॉर्म अगर पूछे तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल एक स्केल है जो किसी भी पदार्थ की उसकी नेचर को बताता है कि एसिड है कि न्यूट्रल है कि बेस है। तो पीएच स्केल एक बेसिकली स्केल है जिसमें नंबरिंग की होती है 0 से लेकर के 14 तक। अगर पीएच का मान 7 से कम हुआ तो ये जो है एसिड नेचर का पदार्थ होगा। जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो एसिड नेचर का होगा, और अगर 7 के बराबर होगा, पीएच की वैल्यू 7 के बराबर होगा तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। और अगर किसी पदार्थ का वैल्यू पीएच का वैल्यू 7 से अधिक हो गया तो जो है वो बेसिक नेचर कहलाएगा, यानी क्षारीय नेचर का पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख के ही बता सकते हैं कि पीएच वैल्यू कितना होता है मूत्र का, 6 होता है, यानी 7 से कम है, 6 जो है 7 से कम है। तो यूरिन का नेचर कैसा होगा, यूरिन का जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर का होगा ना। यूरिन कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग फटाफट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी भोपाल जोन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रेलवे के द्वारा, वो कौन से क्वेश्चन है, चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन आते हैं, तो जोंक हो गया और केंचुआ हो गया ना, जोंक और केंचुआ। अगला है अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। अर्थोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तेलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल, मक्खी, ये सारे जो है अर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। तो याद रखिएगा बेसिकली तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सारे जो जंतु हैं ये अर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। अगला प्रश्न है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो जब मोलस्का पूछे मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं, तो घोंघा और सीपी। याद रखिएगा दो नाम, घोंघा और सीपी जो है सीपी मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है इकाई नोड मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली हो गया, ब्रिटल स्टार, ये सारे जो हैं मछलियाँ, तारा मछली, ब्रिटल स्टार, ये जो है इकाई नोड मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया का जो शुरुआत होता है वो मुख से ही होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो चबा कर खाते हैं, तो यहीं से जो है पाचन का काम स्टार्ट हो जाता है मुख से। अगला प्रश्न शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। देखिए हमारे बॉडी में दो होती है, एक शिरा होती है, एक धमनी होती है, शिरा और धमनी।
तो जब सीरा की बात आएगी, तो सीरा में जो है अशुद्ध रक्त फ्लो करता है, यानी इम्प्योर ब्लड जो होता है ना, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि सीरा जो होती है उसमें जो ब्लड प्रवाहित होती है वो अशुद्ध ब्लड होती है, और वहीं अगर धमनी की बात करें तो धमनी में जो ब्लड फ्लो होती है वो होती है प्योर ब्लड होती है, प्योर ब्लड। ये दोनों बात याद रखिएगा, सीरा में अशुद्ध ब्लड यानी गंदा ब्लड प्रवाहित होती है और धमनी में शुद्ध ब्लड प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अभी बताएं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी ऐसे विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, ये वाटर में घुल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगला है, सोडियम का काम क्या है? सोडियम का काम क्या है? फंक्शन ऑफ सोडियम। तो देख सकते हैं सोडियम का क्या काम है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में काम होता है। तो दो काम है, बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम करता है सोडियम, और दूसरा जो है वाटर लेवल को भी बैलेंस करता है, वाटर लेवल को भी बैलेंस करने का काम करता है सोडियम। तो सोडियम के ये दो प्रमुख काम हो गए, बीपी कंट्रोल करना और वाटर लेवल को बैलेंस रखना। अब देख सकते हैं आरआरबी जम्मू 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा माना जाता है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट माना जाता है, कंपोस्ट फर्टिलाइजर। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? देखते होंगे कुछ गुब्बारे जो है आसमान में उड़ते हुए नज़र आते हैं, तो आखिर उसमें क्या ऐसा भरा जाता है जो आसमान में उड़ते हैं? तो हीलियम गैस भरा जाता है, याद रखिएगा, हीलियम गैस भरा जाता है जिसके वजह से गुब्बारा आसमान में उड़ता है अधिक ऊंचाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? DDT जो है इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटकनाशक के रूप में किया जाता है ना, कीटनाशी के रूप में, यानी कि फसलों में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उस फसल को बचाने के लिए, कीड़ों को नष्ट करने के लिए DDT को इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा DDT का जो उपयोग है कीटनाशी के तौर पे किया जाता है। अगला प्रश्न है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन अगर आप करेंगे, इथेनॉल क्या है? बेसिकली शराब है। इथेनॉल क्या है? बेसिकली ये शराब है, वाइन है। तो जब वाइन का आप अधिक सेवन करेंगे, एक्सेस इसका इस्तेमाल करेंगे वाइन का, तो आपका जो लीवर होगा वो डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। लीवर क्या होता है? डैमेज हो जाता है, इसीलिए वाइन नहीं पीनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्लों में जो है अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला जो पदार्थ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइड्रोजन, याद रखिएगा, हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आग लगने तथा फैलने की जो सबसे कम चांसेस होती है वो जो सूती का जो कपड़ा होता है उसमें होती है। नेक्स्ट, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यानी आयरन जो है, आयरन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो कौन सा है? तो हरी सब्जियाँ, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं
ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप जैसे पालक की बात करें, पालक में आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो इसीलिए बोला जाता है जिसमें जो एनीमिया रोग से पीड़ित हैं, एनीमिया रोग बेसिकली क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी आयरन की कमी जब हो जाती है तो बॉडी में जो है एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाती है। तो ऐसे लोगों को सलाह दिया जाता है कि हरी सब्जियां खाएं, जो आयरन रिच फूड्स आइटम्स है उसको खाने से आयरन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ जो है गैसोलीन को मिलाया जाता है, तो इस मिश्रण का इस्तेमाल करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, गैसोलीन को इथेनॉल अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है और इस मिश्रण के मदद से ही गैसोहॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट है, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जैसे देखते होंगे जो फुटबॉलर लोग होता है, इन लोग मैदान में काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हैं, तो इन लोगों की जो एनर्जी होती है बॉडी में कमी हो जाती है। तो रिकवरी के लिए, इंस्टेंट रिकवरी के लिए, यानी तेज़ी से तुरंत एनर्जी बॉडी में आए, उसके लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज जो होता है अच्छा सोर्स माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक इंस्टेंट एनर्जी के तौर पे काम करती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसीलिए फुटबॉलर लोग को ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट है, आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकनिका को जो है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष का जो पौधा होता है, पादप होता है, वो किस वर्ग में आता है? तो आवृत्ति बीजी के अंतर्गत आता है, जिसे एंगी और पर्न्स कहा जाता है। एंगी और पर्न्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की जो ज्वाला होती है, उसका अर्थ बेसिकली होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन, ठीक है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो होता है कवक से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक। शैवाल एवं कवक ऐसे दो जीवधारी हैं, ठीक है, जो लाइकोन के सहजीवी समझे जाते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो होता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पुष्पकली से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट प्रश्न, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है। सिनेबार पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में टोटल 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है बेसिलस कैलमेटेग्यूरिन, है ना, याद रखिएगा। बीसीजी का जो पूरा नाम है बेसिलस कैलमेटेग्यूरिन। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा होती है। एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है, रोग होती है, वो कवक द्वारा होती है। नेक्स्ट है, दमा नामक रोग किससे होता है? अस्थमा जो बीमारी होती है वो भी कवक के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग जो है वो कृमि जिसे ऑर्म कहा जाता है, इसी के कारण होता है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कोई एक वस्तु है जिसकी वेलोसिटी को दोगुनी की जाती है, यानी 2 टाइम्स बढ़ाया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। तो बोला जा रहा है अगर वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ाया जाए, तो वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ाया अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा? चौगुनी बढ़ जाएगी। देख सकते हैं कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु की अगर वेलोसिटी दोगुनी कर देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक ऊर्जा, वो 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आई होप इसको जो है आंसर सभी कोई कर पाएंगे। इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए कि पराबैंगनी किरणें को रोकने के लिए जो है एक कवर के रूप में काम करती है। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको रोकने के काम करती है। और ये हमें जो है ओजोन परत, ये हमें स्किन कैंसर होने से बचाता है। अगर डायरेक्ट जो है पराबैंगनी किरणें धरती पे आने लगेगी तो ह्यूमन को स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली स्किन कैंसर होने से भी ओजोन परत बचाने का काम कर रहा है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को आने से धरती पर रोकता है। एक कवर के तौर पे काम करती है ओजोन परत, ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? टाइफाइड जो होती है उसके लिए कौन सी औषधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरोमाइसिटिन का इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड बीमारी को दूर करने के लिए, क्लोरोमाइसिटिन। इस तरीके से जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, और भी आगे जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं आप लोगों को जनरल साइंस का करवा दूंगा, चाहे सेंट्रल एसएससी की बात करें हम या फिर रेलवे की बात करें। तो इन तमाम तरीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।